नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे व टेलीग्राम चैनल पे उससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करके देख सकते हैं। बाकी जो वीडियोज़ है वो रेगुलर अपलोडेड रहती है इवनिंग के टाइम पे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस अवेलेबल है। बाकी जो क्लासेस मैंने लिए वो वहाँ से जुड़ाव आप हासिल कर सकते हैं। कल तक अपनी कहानी जो चल रही थी वो चल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य पे अपन पहुंचने वाले थे जल्दी ही। मगध साम्राज्य अपना जो है टॉपिक चल रहा था महाजनपद। 16 प्रकार के महाजनपदों से अपन स्टार्ट कर चुके थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो कहानी जो है वो बढ़ते बढ़ते हर्यक वंश, हर्यक से नागवंश, नागवंश से नंदवंश और नंदवंश से मौर्य साम्राज्य तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में मोटा मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी थी, जो कि शुरुआत मौर्य साम्राज्य की जिस महानुभावों के माध्यम से हुई वो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनका नाम था। ठीक है, वो तक्षशिला एक बहुत ही फेमस जहाँ पे विश्वविद्यालय है वहाँ के आचार्य रहे थे और घनानंद ने उनका जो है अपमान किया था। तो वो अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तेरे साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा पूरे को ही। फिर उन्होंने जो है वो एक उपयुक्त सम्राट उन्होंने ढूंढा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, 25 ईयर्स के जब वो थे, जब 25 साल के थे तब उनको शासक बना दिया गया। 25 साल के एक युवा ने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड राजा को हरा दिया। उसके बाद में वो शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य। शासक बनने के बाद में उन्होंने जो है अपने साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। प्रशासनिक व्यवस्था लाइक कैबिनेट का जो है वो पूरा कैबिनेट का दल उनके पास होता है सलाह देने के लिए, अधिकारी नियुक्त करते हैं। ये सब जो व्यवस्था थी वो किसके कहने पे उन्होंने एस्टैब्लिश की? चाणक्य के कहने पे। वास्तविक शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। पर सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी? चाणक्य के हाथ में। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी शासक रहे थे, बहुत ही शानदार उन्होंने जो है वो राज किया था अपने साम्राज्य पे। उन्होंने मगध साम्राज्य से स्टार्टिंग की थी और धीरे धीरे अपना साम्राज्य जो है वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला दिया था। अफगानिस्तान बलूचिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है अपने भारत में। भारत के संबंध में अगर अपन बात करें तो वो ऊपर की साइड पे है। ठीक है, तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे महान राजा, सबसे महान तो नहीं बोलेंगे लेकिन महान राजा, सबसे महान तो अभी इनके वंश में एक और आएंगे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल जो चला वो चला 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में चल रहे हैं तो उल्टी गणित चलेगी, ईस्वी में चलेंगे तो सीधी गणित चलेगी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और उनकी जो मृत्यु थी वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सत्ता संभाली तब उसने जो है वो बाकी और भी साम्राज्य और भी राज्यों पे आक्रमण करते करते करके जो है अपना साम्राज्य की विस्तार किया। और कई पहले क्या होता था कि कई राजा महाराजा इस चीज में बिलीव करते थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम पे, कि या तो वो युद्ध कर लेते थे या फिर उनको और साम्राज्य या राज्य की चाह होती थी ना, तो वो उनके साथ में वैवाहिक संधि जो है वो स्टैब्लिश कर लेते थे। उनकी बेटी बहन किसी से भी वो शादी कर लेते थे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो सुंदर दिखती है नहीं दिखती है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी जो है वो सैकड़ों की तादाद में रानियां होती थी। ठीक है, इसीलिए जो है प्रभु श्री राम को प्रभु इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजा होते हुए भी अपने जीवन काल में एक ही स्त्री के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित रखा, वो थी सीता माता। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपन स्टार्ट करेंगे। चाणक्य ने 25 वर्ष के युवा चंद्रगुप्त को
चंद्रगुप्त चाणक्य ने 25 वर्ष के युवा चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद को हराया। घनानंद, कई जगह धनानंद है, कई जगह घनानंद है। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त को शासक बनाया। शासक कहां का बनाया ये अपन सब जानते हैं। चंद्रगुप्त को शासक बनाया। ठीक है। एक 25 वर्ष का नौजवान अपनी जो है वो साम्राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेता है और हाथ में लेने के पश्चात अपने साम्राज्य को विस्तार करता रहता है। विस्तार करते करते जो है वो बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। इनकी जो राजधानी थी, जब इन्होंने सत्ता संभाली तो राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, क्लियर। इनके शासन में जैन धर्म, इनके शासन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। का प्रचार और प्रसार, प्रचार मतलब होता है प्रमोशन, प्रसार मतलब होता है फैलाव। इनके शासनकाल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लिखे मांडे, आगे बढ़े फिर अपन। क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा अभी रुके, रुक गए भाई साहब, और कुछ हुक्म हो तो बताएं। ठीक है। जब ये शासक बने तो अपने भारत के साइड में उत्तर पश्चिम दिशा में जो ईरान और यूनान जो वहाँ के शासक थे वो यहाँ पे एंट्री करने लगे। विदेशी आक्रांता जो है वो यहाँ पे आके आक्रमण करने लगे। वो क्यों आते थे? कि ताकि वो ये जो सत्ता है वो भी हथिया ले। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि सिकंदर महान की भी एंट्री जो है वो यूनानी ईरान साइड से हुई थी। वो भी एक जो है वो हिंदू कुश पर्वत से एंटर हुआ और वो भारत विजय की चाह में आया, मगध साम्राज्य तक वो पहुंचा। उस टाइम पे राज्य किसका था? घनानंद का, जब सिकंदर महान आया था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ एक नदी आती है जो मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य जो है वो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ जब नदी के किनारे उसकी सेना आती थी, जैसे आई, आते ही जो है वो सेना ने मना कर दिया कि हम ऑलरेडी जो है पिछले 10 महीनों से नॉन स्टॉप युद्ध कर रहे हैं, हम जो है वो खाने पीने का भी समय हमारे पास नहीं है, अब हम थक गए, रहने दो भाई साहब, वापस चलो। फिर वहां से वो वापस लौट आया, वरना वो मगध साम्राज्य को भी अपने अंडर लेके आ जाता। फिर रास्ते में जितने भी साम्राज्य पड़े उनको वो अपने अंडर शामिल करता हुआ आ गया सिकंदर महान, और वो चला गया। ठीक है, इसलिए घनानंद थोड़ा सा बच गया। बाकी जब मगध साम्राज्य पे सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य की आई तो वहीं से ईरान जो और यूनानी जो उस टाइम पे राज्य हुआ करते थे, वहां से एक शासक आया जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था। सेल्यूकस जब यहाँ पे आया, किस इरादे से आया कि मैं जो है भारत में एंटर होऊंगा, क्योंकि मेरे जो है पुरखे जो है सिकंदर भी एंटर हुए थे, मैं अब जो है पूरा भारत हथिया के आऊंगा। लेकिन जब वो एंटर होता है तो एंटर होने के टाइम पे वहां पे उस समय उसके शासनकाल में जो सत्ता थी किसके हाथ में थी? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हल्का शासक नहीं था, उसने सेल्यूकस के पसीने छुड़ा दिए, भयंकर, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हराया उसको। और हराने के बाद में जो है वो सेल्यूकस ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं हार मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक काम कर ले, मेरी बेटी के साथ ब्याह कर ले यार। उस टाइम पे बड़ा इजी था ब्याह करना, बातें बातें में हो जाते थे, शादी करोगे, हाँ भेज दे घर पे, क्योंकि दूसरी बीवी को कोई मतलब ही नहीं था ना। आज लेके आ जाओ आप, पहले तो बेलन आएंगे,
फिर उसके बाद में जो है वो उसके घर वाले आएंगे, फिर पुलिस वाले आएंगे दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने के लिए। तो आजकल बड़ा इजी हो गया ये मामला। तो पहले और ज्यादा इजी था कि बातों बातों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे। राजा जाता था युद्ध करने, पता लगता था 4 रानियां साथ में भी आ रही है। और कई जो है मुगल जो एम्परर रहे हैं, मुगल शासक रहे हैं, वो बहुत क्रूर रहे हैं। खिलजी समुदाय के जो लोग रहे हैं वो बड़े क्रूर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वगैरह, ये क्या करते थे कि जब ये लड़ने जाते थे ना और किसी से जीत गए, और जीतने के बाद में वहां की दासिया वासिया सब समेट के ले आते थे साथ में। सिर्फ अच्छे शक्ल वाली औरतों को नहीं लाते थे, इनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता था शक्ल क्या है, क्या भाई सामने कौन है, वो बस हैवान थे और सबको साथ में उठा के ले आते थे। और सब जो है वो उस मुगल साम्राज्य की सेना, सब कुछ, सब जो है ना वो उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार करती थी। इसीलिए जब राजपूत साम्राज्य, जो अपना राजपूताना जिसको कहा जाता है, अपना राजस्थान जो था, इसीलिए जब यहाँ के शासक हार जाते थे, पता लगता था कि वो केसरिया करते करते जो है वो केसरिया में शहीद हो गए, तो वो जौहर किया करती थी ताकि सामने वाला जो है वो उनकी असमत को, उनकी इज्जत को जो है वो बिल्कुल आंच नहीं पहुंचाए। मैं अपना तन जला दूंगी, लेकिन जो है मैं अपने तन पे अपने पति के सिवा किसी को अधिकार नहीं करने दूंगी। ये राजपूत परंपरा में कहा जाता है। मैं दर्शन ही नहीं करने दूंगी, अपना चेहरे का दीदार ही नहीं कराऊंगी। इसीलिए जो है वो जौहर किया जाता था। और इस सब प्रक्रिया को साका कहते थे। पति मरता था लड़ते लड़ते, वो केसरिया, और जो है पत्नी जो है पीछे से उनके मृत्यु के पश्चात में, मृत्यु के पहले ही नहीं, मृत्यु के पश्चात में वो जौहर करते, क्योंकि उनको पता था कि अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जब अपने पतिदेव ही नहीं रहे तो सत्ता कौन संभालेगा। इसीलिए एक अपने भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण एक रानी है, जिसको आज भी याद रखा जाता है, जब उनके पति की मृत्यु हुई थी और जब उनके जो है वो राज्य पे जब हमला हुआ था अंग्रेजों का, तो सिर्फ एक महिला थी जिसने अपने बच्चे को पीठ पे बांध के युद्ध किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उस महिला ने जो है, उसके सेनापतियों ने सबने कह दिया कि हाथ खड़े कर देते हैं। उसने कहा नहीं, चाहे मेरा तन जाए, चाहे मेरा जो है जान चली जाए, लेकिन मैं अपने शासन को, अपने राज्य को मैं जो है हाथों में तो बिछा के मैं नहीं दूंगी सामने वाले को, लड़ते लड़ते मर जाऊंगी भले से। तो इसीलिए उसको जो है वो कही जाती है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खैर, मैं आपके सामने अभी 15 अगस्त वाला जोश नहीं भरूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर चल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता में था तो उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण जो शासक यहां पे एंटर हुआ था उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश करके चंद्रगुप्त के साथ में युद्ध किया। सेल्यूकस ने लिख दो यार यहाँ पे, वरना लाइन जो है दूसरी दिशा में चेंज करनी पड़ेगी। प्रवेश करके चंद्रगुप्त के साथ युद्ध किया, जिसमें कौन जीता? जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ, विजयी हुआ। विजयी हुआ सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, मतलब जमाई जी बन गए उनके ये चंद्रगुप्त जी, ठीक है। इसलिए सेल्यूकस बाकायदा बाइज्जत अपने वापस से राज्य में जा पाया।
वरना वो यहाँ से बेइज्जत होके जाता। बाइज्जत और बेइज्जत ये अलग अलग शब्द होते हैं। बाइज्जत बरी किया जाता है, कोर्ट वाले कहते हैं ना, तो बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, और बेइज्जत मतलब बिना इज्जत के। ठीक है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त के साथ में। जब चंद्रगुप्त का जो शासन काल था ना अंत का, उसके अंत के 12 साल में मगध साम्राज्य में बहुत भयंकर भीषण अकाल पड़ा था। और अकाल के बाद में, जब अकाल पड़ा तो अकाल के बाद में ये थोड़ा सा जो है वो हताहत हो गया चंद्रगुप्त, जब इसने देखा कि यार सब अस्थायी है यार, जीवन में कुछ नहीं रखा है। मैंने इतना साम्राज्य बसाया, मैंने इतना साम्राज्य का विस्तार किया, इतने राज्यों को जीता, पर अल्टीमेटली अकाल, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें जब मेरा वश नहीं चलता ना, तो छोड़ो ना यार, बढ़ो आगे। तो वो सब सत्ता जो है अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर, भद्रबाहु जी जिन्होंने जैन समुदाय में 2 प्रकार के जो पंथ चले थे, श्वेतांबर और दिगंबर, भद्रबाहु जी के साथ में एक तो स्थूल बाहु जी थे ओके, और एक भद्रबाहु जी थे, जिन्होंने दोनों ने अलग अलग पंथ चलाए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में चला गया, कहां पे? मैसूर में। लिखाया था मैंने, मैसूर में श्रवण बेलगोला नामक एक स्थान है कर्नाटका में, जहां पे वो चला गया और उपवास करके अपना अन्न और जल का त्याग करके अपनी मृत्यु उन्होंने स्वयं कर दी, जिसको जैन परंपरा में सल्लेखन कहा जाता है। मैंने लिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। सल्लेखन क्या होता है कि जब आप भूखे रह के, प्यासे रह के अपना देह त्याग देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो उसको जैन परंपरा में क्या कहा जाता है? सल्लेखन। सल्लेखन। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने जैन धर्म पढ़ा है मुझसे, तो उनको तो पता होगा कि सल्लेखन क्या होता है। मैंने विस्तार से बताया हुआ है। जल छोड़ देना ही सल्लेखन नहीं होता है। आप पानी पीना छोड़ दोगे, शायद मरने में समय लग जाए। आप खाना खाना छोड़ दोगे तो शायद हो सकता है जी जाओ। कई सन्यासी है जो भोजन नहीं करते हैं। कहीं आपको बाबा, अघोरी बाबा वगैरह के एग्जाम्पल्स महाकुंभ में मिलेंगे, जो शायद यूं बोलेंगे कि साहब मुझे 10, 12, 15 साल हो गए खाना खाए हुए। तो अपनी बॉडी जो है वो लगभग 70% जो है वो जल से बनी हुई है, 65 to 70%। वो उसको थोड़ी सी आवश्यकता है जल की, लेकिन अगर आप जल अपनी बॉडी में नहीं डालोगे तो कुछ समय के पश्चात आप जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सोचो सल्लेखन पद्धति कितनी मुश्किल है कि आप न तो खाना खा रहे हो न जल ले रहे हो, तो इंसान जो है उसको मरने में कितना समय लगेगा। कमजोर होते 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 बेचारा जो है वो तड़प तड़प के मरेगा लास्ट में। हाँ, भूखा रहेगा। जब भी भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, बुखार आएगा, बुखार वो सब आएंगे ना यार, बुखार ही थोड़ी आएगा। जब इंसान कमजोर होएगा, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, बॉडी को तो नीड है ना। आज आप वो अपने जब पेट में जब भूख लगती है तो अपन कहते हैं चूहे कूदते हैं। तो जैसा कि मैंने शायद आपको बताया था पहले कि वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कूदते हैं चूहे। तो जब भूख लगती है, बॉडी खुद मांगती है कि ग्लूकोज का लेवल मेरा कम हो रहा है, भैया कुछ डाल इसके अंदर, मुझे ग्लूकोज चाहिए। इसलिए इंस्टेंट जो है, अगर इंस्टेंट अपन को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज का डब्बा पिलाया जाता है। कहीं अगर बुखार आ जाता है, कमजोरी आई तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है। इंस्टेंट वो हाथों हाथ बॉडी के अंदर जाए और हाथों हाथ जो है उसको एनर्जी मिल जाए। आपको धीरे धीरे एनर्जी चाहिए तो फिर आप खाना खा के धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन में एनर्जी हासिल कर सकते हो। 1 मिनट में चाहिए तो बोतल चढ़ा लो जाके। खैर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जो उसका क्षण था, अंतिम क्षण जो है वो जैन धर्म के अनुयायी बनके, जैन धर्म की परंपरा के अनुसार अपना अन्न और जल त्याग कर सल्लेखन पद्धति से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यहां से चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता खत्म नहीं होती है, कहानी खत्म होती है। सत्ता आगे कैरी ऑन रहेगी। बिंदुसार के पास में उसकी सत्ता आती है, उसके पुत्र के पास में, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ उसके बारे में जो है वो पुराणों में जो है वो अमित्रोघात कहा जाता है। संस्कृत में अमित्रोघात एक शब्द है। जो अमित्र मतलब जो मित्र होते हैं, और जो अमित्र जो मित्र नहीं होते उनका घात करने वाला, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला कहा जाता है। बिंदुसार का फिर एक पुत्र होता है जिसका नाम है अशोक महान। मेन कहानी अपन को वो पढ़नी थी, इसी वजह से कहानी जो है वो हर्यक वंश से चालू हुई। हर्यक से कौन आए? नाग वो वाले नाग नहीं आए, नाग वंश था, उसका सरनेम था यार शिशुनाग का।
ठीक है। नाग के बाद में कौन आए? नंद, महापद्म नंद। नंद के बाद में कौन आया? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सबसे प्रतापी शासक जो है, मतलब प्रतापी शासक बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे ज्यादा प्रतापी शासक जो रहे वो अशोक महान रहे। अशोक महान के बाद में ऐसा कोई उनके वंश में पैदा नहीं हुआ जो उनका नाम और रोशन करे, तो उनका वंश का अंत हो गया बाद में। फिर आगे जो है वो विदेशी जातियां आ गई जिन्होंने हमले किए धीरे धीरे, जो क्योंकि सिकंदर महान वगैरह आए थे, उसके बाद से लोगों को पता लगने लग गया भारत नाम की एक जगह है भैया, वहां पे भी चलो, वो अपन लेंगे, वहां पे अपने हड़पेंगे, क्योंकि वहां नदियां ज्यादा है। अपने यहाँ पे नदियां ज्यादा थी, नदियां ज्यादा थी तो सिंपल सी बात है, नदियों के किनारे हर प्रकार की संपदा रहती है। नदियों में आप जो है वो नदियों के अंदर से आप मिनरल्स निकाल सकते हो, धातुएं निकलती है, सोना निकलता है, चांदी निकलती है, सब नदियों के अंदर ही विद्यमान रहता है। भोजन की बात करें तो खाने के जो हरियाली जो रहेगी वो नदियों के किनारे ही रहेगी। फल फ्रूट जो रहेंगे वो कहाँ उत्पन्न होंगे? खेती कहाँ होएगी? जहां पे पानी होगा। सिंपल सी बात है। तो नदियों के किनारे खेती भी होती थी। लोग जो है वो गेहूं, जौ, चावल वगैरह उगाना जानते थे। तो वो उधर जो है अपने अफगानिस्तान वगैरह साइड पे वहां इतना नदियों का नहीं है मामला। बलूचिस्तान वगैरह ये सब जो है सूखे एरिया है। अपना जो भारत है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया लाइक जो महाराष्ट्र के ऊपर का जो मामला है, यहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आधी से ज्यादा नदियां कहां से निकलती है? टॉप पे ताज कौन है? अपना हिमालय। हिमालय से नदियां निकलती है। मैं भी आपको जो है वो हिमालय वाली टोन पे चलूंगा, फोकट में जियोग्राफी का ज्ञान दे दूंगा। अपन हिस्ट्री पे चल रहे हैं। तो वहां से जब नदियां निकलती थी तो जब बाहरी जातियों को पता लगा कि यार जो है ये ऐसा कोई देश है जहां पे हरियाली शानदार है, वहां पे अपन बढ़िया कायदे से जो है ना छोटा सा तालाब में अपना खुद का प्राइवेट बीच बना सकते हैं। बढ़िया जो है वो नेट लगा के टांगों पे टांगे रख के लेटे रहेंगे किनारे पे। तो वहां चलते हैं और वहां हमला करेंगे। और पता लगता है कि वहां तो ऑलरेडी राज्य है, तो वो राजा को पता लगता है, तो उधर से जो है वो सिर्फ देखने जाते हैं कि यार नदियों का मामला है क्या। राजा के उधर से गोले आते थे, तीर आते थे उधर से, तो वो फिर युद्ध करना पड़ता था उनको। जो हार जाए वो अपना, जो जीत जाए भाग लो। यही विदेशी जातियों का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मौर्य के अंतिम शासनकाल में, के अंतिम 12 वर्ष में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा। भीषण मतलब अकाल भी छोटा मोटा नहीं था। उसके पश्चात यह कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले जाते हैं। लिखो, भद्रबाहु जी के साथ में ये दक्षिण में चले जाते हैं और वहां जाकर जो है वो संलेखन पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। बढ़े आगे। बढ़े आगे।
2 गर्दनें ये लिए अभी तो, बाकी गर्दनें बाकी है। गर्दनें उड़ा दी जाएंगी अगर गर्दनें हिलाएंगे नहीं तो। समझ में आ रही कहानी? पक्की बात? रहने दे यार, हामी तो भर लेंदे कम से कम सामने वालों को, पूछते फिर हमें भी नहीं भरेंगे। कब है? क्यों, किस खुशी में? तो तुम्हारे तो मन में ये आता होगा कि काश 30 दिन शादियां चले मोहल्ले में। 2 तारीख को आरएस का पेपर भी है लोगों पे। क्लियर? बढ़े आगे। दक्षिण में चले गए। दक्षिण में उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण में मैसूर। मैसूर कहां पड़ता है? मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटका, कर्नाटक। दक्षिण में मैसूर में श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरी पर्वत पर उपवास करके संलेखन पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। यूनानी लेखक इसे सैंड्रोकॉट्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक मतलब यूनानी ग्रंथों में भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नाम है? क्योंकि ससुराल था इनका यार, यूनान जो था, सेल्यूकस निकेटर वहीं से थे। तो वहां के जो लेखक रहे हैं उस जमाने के, तो उनको भी पता था कि ऐसा कोई प्रतापी शासक है भारत के अंदर। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में भी इनका जिक्र किया है, पर उन्होंने चंद्रगुप्त नाम नहीं लिखा है, उन्होंने जो है वो सैंड्रोकॉट्स नाम लिखा हुआ है। ठीक है। इनके एक मंत्री भी रहे हैं, पुष्यमित्र करके मंत्री थे इनके, तो उन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि जो ये कहानी है, इस कहानी में सुनने में सबको मजा आ रहा होगा। किसको किसको लग रहा है कि यार ये जो है मजा वजा तो कुछ नहीं आ रहा, तो सब कहने की बातें हैं, पर अंदर से लिखने में मजा नहीं आता और पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं आता। जो मैं सुना रहा हूं कथाएं, वो याद रखना इम्पोर्टेंट है यार। मैं सिर्फ ये जो कहानियां, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस लिखा सकता हूं, पर मैं इससे संबंधित कहानियां इसलिए सुनाता हूं ताकि जो है आप कम से भी कम जो मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसका प्रदर्शन उन घंटों में आप करके आओ जिन घंटों से आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। हालांकि सिलेक्शन होने के बाद में मैं किसी से जो है उनके सैलरी का फर्स्ट पार्ट नहीं लूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। इनका पुत्र, लिखाने की आवश्यकता है, मृत्यु कब हुई थी बताओ, कब हुई थी? चलो नहीं है ना आवश्यकता, बताओ कब हुई थी?
कॉमन सेंस नहीं है क्या? कोष्टक में लिखा है मैंने स्टार्टिंग में 298 ईसा पूर्व के अंदर। टीप के बोल दिया करो। मैं आपको ये नहीं मानता कि आप जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं चंद्रगुप्त के मैटर में, आप ताजा ताजा पढ़ रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ठीक है यार, इंसान ही है। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 298 ईस्वी में नहीं हुई, 298 ईसा पूर्व में, 0 के पहले मामला चल रहा है अभी 0 पे नहीं आया अपन, ठीक है। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, और इनके हाथ में सत्ता कब आई थी? 322, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं है, हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है सेनोरिटा। तो नेक्स्ट जो आती है बारी, किसकी बारी आती है? बिंदुसार जी की। वो बिंबिसार अलग था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। ये बिंदुसार है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता ना ही है। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व, ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि इनके पिताजी और इनका जो है वो पिताजी का संबंध, पिताजी का जो ससुराल है वो यूनान का रहा है, तो यूनानी ग्रंथों में इनका भी नाम है। तो इनको जो है उन यूनानी ग्रंथों में जो है वो अमित्रोकैडीज कहा जाता है, जिसको अगर अपन संस्कृत में कन्वर्ट करें तो उसको अमित्रघात बोलेंगे। अमित्रघात मतलब जो दुश्मनों का विनाश करने वाला हो। तो ये भी कमजोर शासक नहीं था, बिंदुसार भी एक अच्छा शासक था। ये भी छोटा मोटा जो है वो छोटी मोटी अंटिया इसने भी नहीं खेली है, गेम इसने बड़े खेले, ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? अमित्रोकैडीज। इसे अमित्रोकैडीज कहा गया। संस्कृत में अमित्रघात, अमित्रघात मतलब दुश्मनों का नाश, दुश्मनों का विनाश करने वाला। और क्षत्रियों का अंत करने वाला किसे कहा गया? महाक्षत्रांतक किसे कहा गया? टेप के बोल लो। महाक्षत्रांतक किसे कहा गया? क्षत्रियों का विनाश करने वाला किसे कहा गया? दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा गया? नहीं है, टीप के बोल लो, टीप के, मौका दे रहा हूं मैं। कौन जल्दी टीपता है देखे? महाक्षत्रांतक किसे कहा गया? या दूसरे परशुराम का अवतार, मतलब इतने इस लेवल पे गुस्सा? शिशुनाग। शिशुनाग, शिशुनाग है। टीप के बोला, पक्की बात? तो आपके रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है क्या? कौन ले गए? शिशुनाग जी। तो अनुष्का शर्मा, कौन? विराट कोहली की वाइफ। क्यों? तेरे रजिस्टर की क्या जरूरत पड़ेगी उसको भाई? अनुष्का कौन है? अच्छा, वो जो वहां बहुत दूर से आती है, बालिका कुनाड़ी से आती है। ओके। संस्कृत में अमित्रघात, दुश्मनों का विनाश करने वाला कहा गया। ऐसा बड़ा मजा आता है ना एक रजिस्टर देने में। ठीक, अपन जब छोटे छोटे थे तब उस टाइम पे भी जो है वो एक टास्क दिया करते थे कि दम होना तेरे में तो उससे जाकर कॉपी मांग ले। तो वो सिर्फ कॉपी, मतलब वो एक अजीब सा एक दौर था, यूनिक सा दौर था, जिसमें बड़े शर्म की अनुभूति होती थी। और अपन जाके शर्माते हुए जो है वो, अगर अपने, हालांकि मेरी, जब मैं छोटा सा था मेरी क्लास में तो गिनती की 2 लड़कियां थी, तो 2 लड़कियों से रजिस्टर तो मैंने शायद जिंदगी में मांगा ही नहीं। शर्मिला किस्म का बचपन में होते हैं बच्चे यूजुअली, कई नट्टे भी होते हैं जो वो जानबूझ के जो है भले से वो लिखेगा नहीं कभी भी रजिस्टर के अंदर, वो लास्ट में से टॉप करता हो बिल्कुल, लेकिन वो जाके उससे बोलेगा सुनना तेरी कॉपी दे दे कोई। तो ऐसे बोले छोटे छोटे, तो वहां पे जाके जो वो पहले तो वो जो ना ऐसे क्रूर चेहरे से उसकी तरफ देखेगी कि यार अरे अनपढ़, तेरे को कॉपी की जरूरत पड़ेगी। पर वो ठीक है, मांग लिया तो वो मना कर नहीं सकती थी।
नहीं जानते हैं छोटे बच्चे मना करना, तो वो लो, वो 2 दिन तक कॉपी नहीं देता था, तीसरे दिन वो रोते रोते उसकी मम्मी को बुला के ले आती थी कि मारी कॉपी न दी ना, तो ऐसे करके बोलते थे पहले। खैर, तो बिंदुसार जो था वो अमित्रघात इसको कहा गया। बिंदुसार जी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अशोक महान। ठीक है, अशोक महान जब पैदा हुआ तो ये अकेले नहीं थे, इनके लगभग 125 भाई और थे, लगभग 115-20 भाई और थे। सिंपल सी बात है कि बिंदुसार जी के एक पत्नी से तो इतने बच्चे नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये क्या है कि जब राजा जो थे ना, जितने भी राजा आज दिन तक हुए हैं, राजा जब युद्ध करने जाते थे ना कहीं पे, तो युद्ध क्या है कि 2-4 दिन नहीं चलता था, कभी कभार 5-10 साल चल गया, 5-10 साल तक वापस ही नहीं आते थे। संस्कृत में ये कहते हैं इसको अमित्रघात। ठीक है, तो जब नहीं आते थे राजा, तो जब वापस आते थे तो 15-20 रानियां और ले आते थे। वो 15-20 रानियों के वापस अपने शासन में पहुंचते पहुंचते 10-15 बच्चे हो जाते थे। तो ऐसी कहानियां उनकी हुआ करती थी। तो जब वो वापस आते थे तो उनकी दूसरी रानी को पता लगता था कि राजा जी पधार रहे हैं, साथ में 4 रानियां हैं, 4 रानियों को 3-3 बच्चे और हो गए। तो 5-10 साल का समय होता था, तो लंबे समय बाद में वापस आते थे। तो इसीलिए उनके जो है वो बच्चों की संख्या छोटी मोटी नहीं होती थी। और ऐसा कहा जाता है, कई शिलालेखों में, कई अभिलेखों में ये वर्णन है कि अशोक महान ने 99 भाइयों को मारा है राजा बनने के लिए। 99 भाइयों को उसने निपटाया है, तब जाके वो राजा बन पाया है। 4 साल तक उन्होंने संघर्ष किया राजा बनने के लिए, 4 साल तक वो लड़ते रहे आपस में अपनी फैमिली से, फिर फाइनली वो राजा बने अशोक। और राजा बने तो उनको जो है वो ऑलरेडी रेडीमेड बहुत बड़ी सत्ता उनको मिली हुई थी, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास मिलिट्री थी, सेना थी, और वो तादाद उन्होंने डबल कर दी। और डबल करने के बाद में जो है वो एक जगह चैन से नहीं बैठे, वो अपने साम्राज्य से निकलते थे। आज की मूड नहीं लग रहा, ले चल यार पड़ोस के राज्य को ले आते जेब में, ले चल यार उसको जो है वो ज्यादा उछल रहा था, उसको जो है पूरे निपटा के आते हैं। तो पूरी सेना लेके निकलते थे, वही सैलाब जाता था पूरा और सबको बहा के ले आता था। तो उसने अशोक महान ने, जैसे मान लो ये तो हो गया ना अपना बिंदुसार जी, फॉर एग्जाम्पल भारत अपना यहां तक है राइट नाउ। ठीक है, यहां क्या है, यहां क्या है, और यहां, और यार बोर्ड छोटा पड़ गया अपना, इतनी बड़ी सत्ता थी उसकी, सोच लो बोर्ड भी छोटा पड़ गया अपना। यहां क्या है, बलूचिस्तान। और कहते ना वो बलूच आर्मी जो है पाकिस्तान के, वहां पे बलूच आर्मी ने जो है बलूचिस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया। आजकल पूरा बलूच आर्मी उस पर कब्जा करके बैठी हुई बलूचिस्तान पे। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहां अपना भारत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता यहां से यहां तक स्टार्ट हुई थी, याद है कहानी? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी और सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, अपन मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो मगध साम्राज्य की शुरुआत यहां से होती है, पटना और गया से। पटना और गया वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना वहां हुई थी। हर्यक वंश से धीरे धीरे राजा बढ़ते गए, तो उन्होंने ये अपने कब्जे में ले लिया, काशी वज्जी संघ अपने कब्जे में ले लिया, अजातशत्रु वगैरह ने। फिर उसके बाद में जो है वो नागवंश आया, नागवंश ने इधर की और सत्ता अपने अंडर ले ली। फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे वंश बढ़ते गए, तो ये सत्ता यहां तक उनकी बढ़ चुकी थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया साहब, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सत्ता हासिल कर ली, ये कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये पूरी सत्ता जो है शामिल कर ली। पर यहां पे एक राज्य था जिसका नाम था कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, जहां का भुवनेश्वर का पुरी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है भव्य तरीके से। जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर को छोड़कर एक बयान बोलते हैं ना उनको, बयान निकाले जाते हैं,
तो बयान में लकड़ी के बने हुए जो मंदिर होते हैं, जो जिनको चलायमान होता है, लकड़ी के मंदिर जो होते हैं, उनको कंधे पे लेकर या फिर जो है बड़े रथों में लेकर जगन्नाथ स्वामी को जो है अपने नगर की यात्रा कराई जाती है। उसको जगन्नाथपुरी में बहुत भव्य यात्रा होती है, इतनी तादाद में लोग वहां जाते हैं उस यात्रा में शामिल होने के लिए। तो जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब जो है उड़ीसा में है। और उड़ीसा जो है उसको पहले कलिंग बोला जाता था, कलिंग, ठीक है। कलिंग शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक की कहानी कलिंग के बाद ही चेंज होती है। अशोक पहले जो था ना वो खतरनाक राजा था, खतरनाक, लेकिन कलिंग का जब युद्ध होता है उसके बाद में जो है वो खतरनाक राजा सडनली चेंज हो जाता है और वो बहुत ही मुलायम और नर्म हृदय वाला राजा बन जाता है और वो युद्ध करना छोड़ देता है। किसी से सामने वाले कोई युद्ध करने आ रहे तो उसे साफ कह देता है कि भैया मत लड़ो, कोई मतलब नहीं है, मैं प्रेम में विश्वास करता हूं, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का जो स्लोगन था वो अशोक महान ने ही दिया था, ठीक है। अशोक महान ने कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, कई सारे स्तंभ बनाए थे, कई सारे शिलालेख उनके हैं, लगभग 147 के समथिंग उनके शिलालेख मिले हैं, लगभग तादाद और ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि 4 अवशेष बौद्ध धर्म के अंदर जो है वो 4 अवशेषों पे अलग अलग जगह पे स्तूप बनाए थे, जिसमें 4 में से 1 अवशेष उन्होंने छोड़ दिया, बाकी 3 अवशेष उन्होंने समेट लिए अशोक ने, और उस पे लगभग 80,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ठीक है। और उनके द्वारा बनाए गए स्तूपों में एक स्तंभ में एक बहुत प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ, जो आज अपने भारतीय सेना में, अपने संसद में उसको अधिग्रहण किया हुआ है, जहां पे 4 शेर अपनी पीठ टिकाए हुए एक दूसरे के साथ में है, जहां पे नीचे एक गोल चक्र होता है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म में, वो चक्र होता है। इधर जो है सांड, इधर बैल होता है, वो अशोक स्तंभ का जो है वो प्रतीक है, अशोक चिन्ह बोला जाता है उसको, ठीक है। तो अशोक जब राजा बना ना, ये चंद्रगुप्त ने यहां तक राज्य कर लिया। अशोक जब राजा बना तो उसने ये भी ले लिया, उसने ये भी ले लिया, उसने यहां तक आ गया, वो ये जरूर एरिया उसका छूट गया था। श्रीलंका भी लगभग उसके अंडर ही था, लगभग सिर्फ ये उड़ीसा उसका रह गया था, कलिंग उसका रह गया था, ये सब उसके अंडर थे, ये के सब। सोचो इतने बड़े भूभाग में अगले ने राज किया है उस जमाने में, जिस जमाने में एरोप्लेन से आप 2 घंटे में जो है वो दिल्ली से गोवा नहीं पहुंच सकते, 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं गोवा पहुंचने में। लगभग 3000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अपन 1-1.5 घंटे में तय कर सकते हैं। अब उस जमाने में नहीं कर सकते थे। तो इतनी सी आयु सीमा में 37 वर्ष तक उसने राज किया। 37 वर्ष की आयु सीमा में उसने पूरा इतना बड़ा भूभाग जीत लिया था बंदे ने। यहां से यहां तक पहुंचने में अपन को, अगर आप घोड़े से या अपने रथ वगैरह से जाने की बात करेंगे तो आपको पहुंचने में कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा यार। और वो 37 सालों की आयु में उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इसलिए उसको अशोक महान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता। मैंने कहा ना, महान वो बनता है जो न्योछावर करना जानता है। अगर आप गुस्सा करना जानते हो तो आपको प्रेम करना भी आना चाहिए, तो ही आप महान कहलाओगे, वरना आप गुस्सेल ही कहलाओगे। दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया था क्योंकि वो गुस्सेल था, जिसके बारे में मैंने पूछा था शिशुनाग जी। लेकिन अशोक महान जो इतने इस लेवल पे गुस्सेल था कि उसने इतनी बड़ी भूभाग पर अपना राज कर लिया, लेकिन उस इंसान ने एकदम से सबका साथ छोड़ दिया, सब सारे युद्ध छोड़ दिए कि भैया मुझे अब कोई नहीं चाहिए, बस हो गया मेरा, मैं अब अहिंसा का प्रवर्तक हूँ। बुद्ध धर्म में अहिंसा और जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया है। अपन को किसी को मारना नहीं है, युद्ध किसी को करना नहीं है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में। उपगुप्त नाम का कोई एक बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने इनको दीक्षा दी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा नहीं था कि कलिंग युद्ध के बाद में जो है वो ये इस लेवल पे परिवर्तित हो गए कि इन्होंने राजा का टाट बाट छोड़ दिया। नहीं, राज्य करते रहे, शासन करते रहे, बस ये युद्ध नहीं करते थे, किसी के साथ मारपीट नहीं करते थे। प्रजा से बहुत प्यार करने लगे, उसके बाद में प्रजा के साथ में रहने लगे, प्रजा के समक्ष, प्रजा के बीच में जाके समय व्यतीत करने लग गए। तो एक अच्छा सकुशल राजा बन गए थे ये, जो अपन देखते हैं ना मूवीज के अंदर। एक अच्छे राजा, जैसे बाहुबली एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वो जब सत्ता छोड़ के आता है तो प्रजा उससे प्रेम करती है।
तो प्रेम करती है, इसलिए वो महान की कैटेगरी में आ गया। आप राजा थे लेकिन आपके अंदर वो राजा वाला एटीट्यूड नहीं है, वो कचरा नहीं है दिमाग में। अभी लोग बाग 4th ग्रेड बन जाए यार, जिसमें इस लेवल पे कचरा आ जाता है कि वो छाती उसकी यूं हो जाती है, कहीं जिम में जाते हैं ना तो प्लेट भी उठाएगा तो यूं करके, हाँ लाओ भाई, अगर कोई सिपाही भी बन जाता है। और कई इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, जो IAS भी बन जाएंगे, जो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो भी वो आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो कि आज वर्तमान में अपना प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? तो बात करते हैं किसकी किसकी? चंद्रगुप्त की? बिंदुसार की? नहीं, कहानी किसकी सुनाई है मैंने? अशोक महान। अशोक शब्द अकेला नहीं आता इनके साथ में। अशोक महान, इनकी सत्ता की शुरुआत होती है कहां से? दो 273 ईसा पूर्व से इनकी सत्ता इनके हाथ में आती है और इसके पश्चात ये शासन करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 4 वर्ष तक सत्ता के लिए संघर्ष किया। बेसिकली अगर वास्तविक सत्ता की बात करें तो 273 से इनकी सत्ता चालू नहीं होती है, अगर अपन थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हासिल करें तो 269 ईसा पूर्व में इनकी सत्ता की शुरुआत होती है, क्योंकि 4 साल तक तो इन्होंने संघर्ष ही किया था। राजा के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए थे ये 4 साल तक। 4 साल तक तो इनको जो है इनके 99 निपटाने में टाइम लग गया। 99 इंसानों को अकेले नहीं निपटाया है और उसके बाद पता नहीं कितनों को निपटाया है, और निपटाने के बाद सडनली चेंज हो गया। ये गजब सीन है यार की। तो आज में पहले इतने, मतलब वो कलिंग का जो युद्ध था, मैंने कहा था आपसे कि अगर अशोक के बारे में जानकारी चाहिए ना तो वो अशोक का मूवी देखना। कलिंग का युद्ध इस लेवल पे खतरनाक था, मैंने बताया था आपको कि लाशों के ढेर बन गए थे, ढेर। उन लाशों पर चढ़, जैसे पर्वत होते हैं ना वैसे पर्वत बन गए थे लाशों के। इतने लोगों को मारा था अशोक ने। अशोक ने अकेले ने नहीं मारा था, उनकी सेना भी बहुत तादाद में थी, मिलिट्री बहुत ज्यादा थी उनके पास में। तो वो सब सेनाओं ने, उनकी जो सेनाएं थी, उन्होंने इस लेवल पे मारकाट मचाई कि वहां पे खून की नदियां बह गई अलग से। तो वो जो ब्लड शेड उसने देखा, खून देखा ना, तो उसका मन बड़ा विचलित हो गया कि यार ये क्या है यार, मैं कर क्या रहा हूं। हर इंसान के लाइफ में, आपके भी जीवन में इंटरनली कभी ना कभी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप टाइम पास कर रहे हैं तो इंटरनली हर किसी के इंसान में आवाज आती है। अगर वो इंसान है, वो जी रहा है तो। नकटे इंसानों के अंदर से आवाज नहीं आती है। जो इंसान है वाकई में, वो उनके अंदर से ये आवाज आती है कि व्हाट आर यू डूइंग यार। आप अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे अपन रील चला रहे होते हैं, तो अपने कहीं ना कहीं जो है वो अपन जब अपने फैमिली में कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिससे अपन को मोटिवेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी के लेकनेस आ गई, इकोनॉमिकली दृष्टि से थोड़े से कमजोर हैं, या लग रहा है कि माताजी और पिताजी बड़ी उम्मीद बांध के बैठे हैं, तो अंदर से आवाज आती है क्या कर रहा है यार, अपन को पढ़ना है, छोड़ सबको। तो वो इंटरनली जो आवाज होती है वो सबसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होती है। बाहर से कितना भी जो है आपको कितना भी पॉजिटिव मोटिवेट कर ले, हजारों मोटिवेशन वाले वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तुम्हें करना है, तो आदमी सामने वाला हाँ करना है, करेंगे। फिर वो 2 मिनट का जोश रहेगा, उसके घर पे जाते वापस उन्हीं को देखेगा, फिर उससे कुछ नहीं होना है। सबसे पॉजिटिव मोटिवेशन अंदर से आता है अपने हर किसी चीज के लिए। और जिसके अंदर से पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं आता ना, तो मेडिटेशन करो, उसको आवश्यकता है मेडिटेशन की। फिर मैंने कहा ना, ध्यान लगाना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट आप जो है ना चुपचाप कमरा बंद करके, सुसाइड नहीं करना है, कमरा बंद करके बिल्कुल शांत मन से, जब दिमाग में ना तो गुस्सा हो ना किसी की प्रकार की कोई चाह हो, चुपचाप आंख बंद करके बैठो, दिमाग को सेंट्रलाइज करो। और समय लगेगा इसमें, 1 दिन में नहीं होता है, 1 महीना भी लग जाता है। थोड़ा सा वो 1 मिनट भी अगर आपने जो है ना अपने दिमाग को एकाग्र कर दिया, आपने चाहा कि आई एम अलोन हियर, मेरे पास में आसपास कोई नहीं है, संसार ही खत्म हो गया भाई, सुनामी आ गई और सिर्फ मैं अकेला बच रहा हूं, तो बड़ा शानदार सा फील होता है यार। ऐसी शानदार सी फीलिंग आती है कि वाह यार, अब बस राजा मैं ही हूं यहाँ का। तो वो जो पॉजिटिव वाइब आती है ना, तो अपना दिमाग क्या होता है, अपने न्यूरॉन्स कंट्रोल्ड अवस्था में आते हैं। अभी अपने न्यूरॉन्स जो है वो उछलते रहते हैं दिन भर, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, दिमाग में कुछ भी आ जाता है।
और कुछ भी आ जाता है तो उस वजह से जो चीज अपने सामने है ना वो चीज अपन पा नहीं पाते हैं। चीजें पाने के लिए शिद्दत चाहिए। 1000 बार बोला है मैंने आपसे कि शिद्दत, वही वो डायलॉग मत मार देना तो वापस से, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शाहरुख खान वाला। शिद्दत हर चीज में चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, रिश्ता हो, दोस्ती वाला रिश्ता हो, माता पिता पिता पुत्र वाला हो। खैर, तो 4 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना। 273 में स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन वास्तविक सिंहासन पे जो बैठा था ना वो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अगर आपके ऑप्शन आ जाता है ना 37 साल जोड़ ले इसमें, जोड़ के पता चल। हाँ घटा दे, चल घटा, 37 साल घटा, फटाफट बता, फिर ऐसा टाइम नहीं है इतना, फ्री कब हुआ था। तो 4 वर्ष, हाँ 3 3 6 36 आएगा, फ्री तब हुआ था, ठीक है ना। 4 वर्ष के संघर्ष के पश्चात जो है अशोक शासक बना। 36 में नहीं आया, बेसिकली इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी, 236 ईसा पूर्व में नहीं हुई थी। 37 साल तक शासन किया था। तो अर्थ समझो, शासन की शुरुआत तो 269 से हुई है काका जी, 273 से नहीं हुई। 273 तो उन्होंने सोचा कि मैं राजा बनूंगा, अब तो इन्होंने राजा बनने वाले काम स्टार्ट कर दिए, मतलब जो है पब्लिक इनको राजा मानने लग गई थी। सिंहासन में बैठने पर राजा बनना बोलते हैं, समझे। वही बाहुबली का उदाहरण दूं क्या वापस से, तो वो जो है वो राजा तो वो बन गया सिंहासन पे, लेकिन पब्लिक उसको मानती थी, ठीक है। बढ़े आगे, अशोक शासक बना। इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। 85 to 90% भारत ये कॉन्कर कर चुके थे, भारत को जीत चुके थे। किसी को अगर राइटिंग से दिक्कत हो तो मैं इससे प्यारी भी राइटिंग लिख सकता हूं, पर थोड़ा सा उसमें क्या है कि मैं जो एक लाइन लिखने में, मान लो मुझे अगर सपोज 1.5 सेकंड का समय लग रहा है तो फिर मुझे 2 सेकंड का समय लगेगा। तेरे को हर चीज देखनी है। चलो, तो लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था अशोक महान ने, ठीक है। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग, कलिंग महानदी और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है। बेसिकली उड़ीसा जो है वो समुद्री तट के किनारे है। समुद्री तट कौन सा है उधर? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के किनारे उड़ीसा है। वहां पे महानदी और गोदावरी नदी, 2 नदियां निकलती थी, उसके बीच में कलिंग पड़ता है, ठीक है। तो वहां कलिंग में इनके मध्य इनका युद्ध हुआ तो वहां पे हजारों की तादाद में सेनाएं, हजारों की तादाद में मनुष्यों की मृत्यु, हजारों की तादाद में सैनिकों की मृत्यु हुई। और उस मृत्यु को देखने के बाद में, हजारों लाशें देखने के बाद, हजारों नहीं बोलेंगे, सैकड़ों लाशों देखने के बाद में, लाखों लाशें भी बोल सकते हो आप, लाखों लाशें देखने के बाद में इनका हृदय परिवर्तित हो गया, इनका दिल परिवर्तित हो गया। और जो एक शासक, बहुत प्रतापी शासक था, जो बात मुंह से नहीं करता था, तलवार से करता था, वो इंसान जो है तलवार उठाना छोड़ चुका था। वहीं पे उसने जो तलवार छोड़ दी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर जो है इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले ये क्या था? ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था।
हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, पर फिर जब इसने जो है ना वो देखा ना, तो वो विचलित हुआ तो इसके रात भर नींदें नहीं आई इसको, 2-4 दिन तक विचलित रहा। फिर फाइनली एक उपगुप्त नाम का कोई भिक्षु था जो इनके साम्राज्य में आया। होता है ना कि मान लो सपोज कोई डिस्टर्ब किसी चीज़ से हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तो वैसे जो है ये स्वयं को अपने एक प्राइवेट कक्ष में इन्होंने बंद कर लिया। फिर वो उपगुप्त का नाम का एक भिक्षु आया जिन्होंने कहा भाई शासक राजा कहाँ गए, कि राजा तो भाई साहब डिप्रेशन में। तो ये राजा से मिले, इन्होंने ज्ञान दिया कि राजन देयर इज नॉट एनीथिंग टू वरी, आप जो है सब चीज़ें छोड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। उन्होंने फिर ज्ञान दिया कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, अहिंसा को अपनाओ। वही अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा नहीं करना, ये सब चीज़ें अपनाओ। बौद्ध धर्म का पालन करो, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा व्यायाम करो, तो आप जो है आपका जीवन दुख से दूर हो जाएगा। दुख के कारण और दुख के निवारण भी बताए हैं बौद्ध धर्म में। तो इन्होंने जाना कि दुख का कारण क्या था, क्या मैंने बहुत लोगों को मार दिया, तो निवारण करो ना यार। तो वो निवारण इन्होंने किया और फिर इनका दिमाग शांत हुआ, ये वापस से सत्ता संभालने लगे और इन्होंने जो है वो युद्ध को त्याग दिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन को और जीवन से संबंधित जो चीज़ें थी उनके बारे में जो है वो कई शिलालेखों पे लिखा। शिला मतलब बोलते हैं पत्थर का चट्टान, होता है ना, कभी आपने जो है शिला कर दी नारी राम पति तपावन सीताराम। अगर आपने कभी जो है वो रामायण के बारे में आपने जानकारी ली तो रामचरितमानस जो किन्होंने लिखी है, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तो उसमें रामचरितमानस में ये लाइन आती है, जब वो एक, तुमने रामायण देखी हो तो एक पत्थर रहता है जो सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम के चरणों से टच होते हैं और वो नारी बन जाती है, क्योंकि उसको श्राप मिला होता है किसी ऋषि के माध्यम से। किसी ऋषि को उन्होंने छेड़ दिया था, तो वो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू चट्टान बन जा, और जब कोई बिल्कुल पवित्र आत्मा आएगी जब जाके तेरा श्राप से तू मुक्त होएगी। तो फिर वो शिला बन गई और शिला के टच करते जो है पत्थर कर दी नारी राम, शिला कर दी नारी राम। तो वो शिला जो है वो शिला पे लिखने को शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। अभिलेख किसको बोलते हैं, जो प्राचीन मुझसे संबंधित, मैं अगर इस धरती पे नहीं रहा और मैं अपने कुछ चीजें लिख गया, मैंने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या मेरी सोच रही, ये मैंने कई अलग अलग जगहों पे, मैंने किसी दूसरे घर पे रख दिया, तीसरे घर पे रख दिया, मेरे ऑफिस में डाल दिया, तो ऐसे करके वो जो लेख मिलेंगे ना, अवशेष मिलेंगे, उसको अभिलेख बोलेंगे, ठीक है। अभिलेख जरूरी नहीं है शिलाओं पे लिखे रहे, हो सकता है दीवारों पे भी लिखे रहते हैं। भित्ति लेख जिसको बोलते हैं, बीत जिसको बोलते हैं, बीत हाड़ोती में बोलते हैं ना, बीत से भित्ति बनता है। भित्ति लेख जो है वो दीवारों पे लिखे हुए लेख होते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में वहां पे वर्णन रहता है, ठीक है। तो लगभग 150 के आसपास शिलालेख इसके अशोक के मिले हैं, लगभग 47 के आसपास जो है अभिलेख इनके मिले हैं। और 13वां जो शिलालेख था, 13वें नंबर का जो शिलालेख अपन को मिला है, उस 13वें नंबर के शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिली, 13वें नंबर के शिलालेख से, महानदी एवं गोदावरी। उड़ीसा, ठीक है। महाकलिंग नामक स्थान पर नामक स्थान पर 261 ईसा पूर्व भयानक युद्ध से हुई हानि से इनका हृदय परिवर्तित हुआ, इनका हृदय परिवर्तित हुआ।
इनका हृदय परिवर्तित हो गया अशोक महान का। ठीक है, आज सदमे में कैसे हो आप? क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है? अशोक महान से मिलने की जरूरत है आपको। ज्ञान अशोक थोड़ी देंगे, फिर वो तो महात्मा बुद्ध से मिलने की जरूरत है। ज्ञान ही चाहिए, तो दुख का कारण, दुख का निवारण करना है ना। लिख लिया? उम्मीद करता हूं सबको बड़े मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो बड़ा खुश होता है यार जब मेरे क्लास का टाइम पूरा हो जाता है। ऐसा समझ नहीं रहा मैं तेरी बात को। भूख लग रही है? अच्छा, अनुष्का जी आप ही हैं? अनुष्का जी आप ही हैं? झूठे आदमी क्या करता मैं। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार जो है वो रिवाइज कर लेना, या तो लिखी हुई चीज़ों को रिवाइज कर लेना, या जो है मेरे द्वारा जो अपलोडेड लेक्चर रहेंगे उनको देख के रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस है उनके बारे में नोटिफिकेशंस रेगुलर पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चैनल की प्लेलिस्ट पे चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे डेली शाम को वीडियोस अपलोडेड रहती है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, कल तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।